हॉस्पिटल्स का हाल, बाहर बैठे होते हैं, कोई इंतज़ाम नहीं होता, अंदर भी कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं होता, इतने पेशेंट का फ्लो होता है, तो इस पे क्या इकदाम कर रहे हैं? जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई कि डॉक्टर का काम अस्पताल की सफाई करना नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल को मैनेज करना इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने उसे प्रेस्क्राइब करनी है कि आपके लिए ये 2 3 4 दवाइयाँ हैं। जिन लोगों ने इसके ऊपर डिसीजन लेना है उनके लिए हमारी इनपुट मैटर नहीं करती, ठीक है। वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। हड्डियों को तो विटामिन डी की जरूरत है, कहते हैं सूरज के सामने बैठ जाए उससे तो बंदा काला हो जाए। सूरज 5 बजे निकल रहा है तो 6 से पौने 7 के दरमियान वाली जो लाइट होगी वो आपके लिए विटामिन डी के लिए सूटेबल होगी। ये नहीं कि आप दोपहर के 12 बजे वहाँ पे धूप में जाके बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ पोस्ट डिजिटल के साथ मैं हूँ अनम मंजूर हुसैन। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और उससे जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनका हल भी तजवीज़ पेश किया है। इसी तरह इंसान अगर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और आजकल तो तमाम बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर्स हैं। नाक कान का अलग डॉक्टर है, जोड़ों के दर्द का अलग डॉक्टर्स है, दिल का अलग डॉक्टर है, और इसी तरह बहुत से डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं जिनके अलग अलग डॉक्टर्स हैं। नाज़रीन, इंसान का जो पूरा एक जिस्म है, इंसान का जो ढांचा है वो मुख्तलिफ हड्डियों से बनाया गया है और हर हड्डी को फिक्स कर दिया गया है, और हर हड्डी का अपना फंक्शन है, अपना काम है, अपना फेल है। और इन हड्डियों को अगर कोई मसाइल दरपेश आते हैं, अगर कोई हड्डी ऊपर नीचे हो जाती है या कोई हड्डी टूट जाती है तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसको कैसे जोड़ा जाता है ताकि जो हमारा स्केलेटन है वो प्रॉपर रहे। इस पर आज हम अपना प्रोग्राम करेंगे। ये तमाम बातें जानेंगे एक आर्थोपेडिक डॉक्टर से, और उनसे जानेंगे कि अगर हड्डी का कोई मसला हो जाए, हड्डी टूट जाए या फिर हड्डी आगे पीछे हो जाए तो फिर इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इंसानी जिस्म में इन हड्डियों का किरदार क्या है। तो आइए नाज़रीन चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताएं, कितना पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और अब कहाँ अपनी सर्विसेज खदमात सर अंजाम दे रहे हैं? बेसिकली मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी जो ग्रेजुएशन MBBS है वो आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से है। मेरी हाउस जॉब भी वहीं से थी। उसके बाद मैंने ऑर्थोपेडिक्स को परसू, जो जिनको कहते हैं आप माहिर अमराद हड्डी व जोड़, उसको ऑर्थोपेडिक्स को परसू करने का प्लान किया। तो ऑर्थोपेडिक्स की मेरी ट्रेनिंग घुरकी हॉस्पिटल लाहौर से है, जो प्रोफेसर आमिर अजीज साहब के नाम के साथ जाना जाता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। मैंने CPSP से अपना FCPS कंप्लीट किया। 1 साल मजीद मैंने वहाँ पे आर्थोप्लास्टी एंड आर्थोस्कोपी में फेलोशिप की है, और 2021 से मैं मुल्तान में वापस आया हूँ। ठीक है सर, आर्थोपेडिक आपने बताया कि हड्डी जोड़ को कहा जाता है, लेकिन ये करते क्या है? हड्डी को जोड़ना मतलब क्या प्रोसीजर है? हड्डी को जोड़ना आसान है, बहुत मुश्किल है? अच्छा, एक तोड़ने के बाद नहीं जोड़ते, टूटी हुई आती है तो उसको जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें चक्कर ये होता है कि आपके पास ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा, इसके अगर आप करेक्ट उसमें देखें तो एक डिफरेंट फील्ड्स है। एक है ट्रॉमा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, वो हमारे पास आएगा। और दूसरी बहुत सारी जो आपके पट्ठों और जोड़ों की बीमारियां हैं उनकी ट्रीटमेंट भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स करते हैं। अब जो फ्रैक्चर ट्रीटमेंट है उसमें पेशेंट का जो हड्डी टूट गई है उसका इलाज आपने प्लास्टर की मदद से करना है। आपने उसमें रॉड डालना है, प्लेट डालना है, या कोई बाहर से गोल शिकंजा, जंगला या एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाना है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का फ्रैक्चर है। तो आप इन सबको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कंधा जाम हो गया है या फ्रोजन शोल्डर जिसे कहते हैं। उसके अलावा सारे जिस्म में थकावट का एहसास, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, फाइब्रोमाइल्जिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ट्रीट करते हैं। ठीक है सर, आप ये बताएं कि आपके हॉस्पिटल में आपके रिलेटेड जितने भी लोग हैं हड्डी जोड़, कितने पेशेंट्स का फ्लो कितना है? फ्लो में अभी करंटली एज अ सीनियर रजिस्ट्रार अपॉइंटेड हूँ निश्तर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट सेटअप है, तो वहाँ पे तो फ्लो हर वक्त ही ओवर क्राउडेड होता है। उसके अलावा एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस में मुख्तार शेख हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। वहाँ पे देयर इज सिग्निफिकेंट फ्लो। हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई सर्जरीज भी कर रहे होते हैं, और डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 40 से 50 पेशेंट्स। पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक सर्जन कितने हैं? आप अपने हॉस्पिटल की बात बहुत ज़्यादा है।
काफी ज्यादा। अच्छा, काफी है, मतलब काफी हमें कोई परेशानी नहीं है कि हमारे पास डॉक्टर्स कम हैं, या फिर सहूलियात क्या क्या हैं? अच्छा, सहूलियात गवर्नमेंट सेटअप का तो आपको आइडिया है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेटअप में बात करें, आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बेहतर है या प्राइवेट जो आपका सेटअप है वो बेहतर है? प्राइवेट इज डेफिनेटली बेटर बिकॉज आप एक क्वालिटी का काम करना चाहते हैं, उस क्वालिटी ऑलवेज कम्स एट अ कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं अगर अकेला एक बंदा ओपीडी कर रहा हूँ और मैंने 150 पेशेंट्स देखने हैं, मेरे पास वही 3 घंटे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको बिठा दिया जाए, आप 3 घंटे में 150 मरीजों को कैसे देखेंगे? ऑन दी अदर हैंड वही 3 घंटे आप अपना प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं और वहाँ पे आप देख रहे हैं 15 से 20 मरीज, बैठ के आप 20 मरीज देख रहे हैं। आपने वही टाइम स्पेंड करना है और आप किस में ज्यादा तसल्ली से देख सकेंगे। तो जब फिर आप गवर्नमेंट में क्या कह रहे हैं, पैसा कमाना है इसलिए फिर तो आपको अपनी तमाम टाइम उधर दे देना चाहिए ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, आप अग्री करते हैं। सर, आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसमें फर्क क्या है? अच्छा, आर्थराइटिस बेसिकली एक जेनेरिक टर्म है। जेनेरिक टर्म का मतलब है ये है कि किसी भी वजह से जोड़ों के खराब होने को आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक पर्टिकुलर वजह है जोड़ों के खराब होने की, जिसका मतलब ये है कि जो उम्र के साथ, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके बाल सफेद होते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने अपने कभी सर, बाल आपने उम्र बढ़ने का आजकल तो छोटे बच्चों का जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, उनके बाल सफेद हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो वो एक आप उसे बीमारी कंसिडर कर लें, लेकिन अदरवाइज यूजुअली बाल सफेद होना किस वजह से होता है? एज रिलेटेड होता है ज्यादातर, चले 90% केसेस में। इसी तरह से जोड़ जो घिसते हैं या डीजेनरेट करते हैं वो एज रिलेटेड होते हैं। अगर आप प्रेवलेंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस देखें तो 50 साल से ऊपर तकरीबन 30% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा जिनके जोड़ घिसे हुए होंगे। 60 साल से ऊपर 50% से ज्यादा होगा। अगर आप 80 ईयर्स पे चले जाएं तो 80% से ज्यादा लोगों को आर्थराइटिस की शिकायत होगी। तो दिस इज एज रिलेटेड। ठीक है, अभी हम प्राइवेट गवर्नमेंट की बात करें सर, आई थिंक सो कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में वही लोग जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, तो फिर वही हम जाके देखते हैं हॉस्पिटल्स का हाल, बाहर बैठे होते हैं, कोई इंतजाम नहीं होता, अंदर भी कोई सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं होता, इतने पेशेंट का फ्लो होता है, तो इस पे क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखें, यू हैव टू डिफरेंशिएट। मेरी एजुकेशन एक प्राइवेट सेटअप से है, मेरी ट्रेनिंग एक प्राइवेट सेटअप से है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ गवर्नमेंट सेटअप। मैं डायरेक्टली 2022 में पब्लिक सर्विस कमीशन से एज अ सीनियर रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ था निश्तर हॉस्पिटल में, ठीक है। लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई कि डॉक्टर का काम अस्पताल की सफाई करना नहीं है। डॉक्टर का काम आपके अस्पताल के अमले को सही करना नहीं है, तो देते हैं ना, मैटर करती हैं आप लोगों के इनपुट्स के? बिल्कुल डेफिनेट नहीं, इनपुट हम देते हैं, मैटर करती है या नहीं, दैट इज क्वेश्चनेबल। यस, ठीक है। जिन लोगों ने इसके ऊपर डिसीजन लेना है उनके लिए हमारी इनपुट मैटर नहीं करती, ठीक है। वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जिसमें आपका हॉस्पिटल का एमएस शामिल होता है, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सारे, जिस तरह निश्तर हॉस्पिटल है इनमें ये सारे लोगों का इनपुट होता है। बट दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स टू कंसिडर कि आपका बजट कितना आ रहा है, बजट किस तरह से आ रहा है और कितना आ रहा है, उसको किस तरह से एलोकेट करना है। लेकिन हॉस्पिटल को मैनेज करना इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर का काम है, मेरे पास आप आई हैं, आप अपने मसले का था, लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एक गरीब पेशेंट मेरे पास आया, मुझे कहता जी सर, एक पेशेंट आ रहा है डॉक्टर के पास आ रहा है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास या उनके पास तो नहीं जाएगा। यही बता रहा हूँ, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता जी डॉक्टर साहब मेरे तो यहाँ पे जोड़ खराब है, ठीक है। मैंने उसे तसल्ली से देखा, उसका डायग्नोसिस बनाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे लिख के दिया कि आप एक्सरे करवा के हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अब एक्सरे मशीन अगर निश्तर में खराब है, अब उस एक्सरे मशीन को किसने सही करना है? दैट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ, और इज इट? ठीक है। अब वो आ जाता है, वो कहता है जी चलो उसका एक्सरे भी हो गया, किसी तरह से हमने उसको वी टुक केयर ऑफ दैट। उसके बाद वो आ जाता है कि मेरे पास तो दवाई लेने के पैसे नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि सरकारी अस्पताल से पैसे दवाई मिलेगी या नहीं? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने उसे प्रेस्क्राइब करनी है कि आपके लिए ये 2, 3, 4 दवाइयां हैं, आप ये इस्तेमाल कर लें।
लेकिन उसको प्रोवाइड कौन करेगा? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इज द बेस्ट को, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसकी मिसाल आपको एक और मुख्तलिफ अंदाज है। मैंने 1 साल इंडस हॉस्पिटल में काम इलाज कर रहा है यहाँ पे अनहाइजीन, नहीं, हम कैसे रिलेट कर रहे हैं? गिव इट 1 मोर मिनट। ये मैंने अभी आपको निश्तर के साथ मिसाल दी है, इसी तरह से आप इंडस हॉस्पिटल में चले जाए। मैं 2021 से 2022 के दरमियान में इंडस हॉस्पिटल में था। वहां पे भी आप चले जाएं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ट्रीटमेंट हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। लेकिन वहां पे जिस अंदाज का आपको पता है कि मॉड्यूलर थिएटर जो है पूरे मुल्तान में या तो इंडस के पास है या अब आके बुच ने या मुख्तार शेख हॉस्पिटल ने बनाया, इस तरह का थिएटर आपके पास पूरे मुल्तान में किसी और सेटअप के पास नहीं है। मॉड्यूलर थिएटर विद लैमिनर एयर फ्लो और जिसमें CSSD का डिपार्टमेंट हो, HEPA फिल्टर्स लगे हुए हों, इस तरह की चीज़ें किसी के पास नहीं है। लेकिन इंडस हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड का जो इलाज आपका आखान में होगा या शिफा इंटरनेशनल में होगा, वही इलाज उसी अंदाज से आपका इंडस हॉस्पिटल में होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी तो सेटअप चल रहा है, उसको भी लोग चला रहे हैं, वो कैसे चल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और हमें इस पे इक़दाम लेने चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। कमिंग बैक टू दी आपकी जो स्पेशलाइजेशन है सर, आजकल बच्चों में क्या बड़ों में सब में कमर का दर्द बहुत ज़्यादा बच्चों को शिकायत है, या जो भी टीनेज है इनको ज़्यादा है, कमर में दर्द है। तो इसकी क्या वजूहात है, क्यों होता है इस उम्र में भी कमर में दर्द हो जाना? हम तो सुनते थे कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनको कमर में दर्द होता है, तो इसके क्या वजूहात हैं? अच्छा, अब इससे पहले मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं ना कमर दर्द के साथ, मैं उनको पहले कहता हूँ जी अब आपने 5 मिनट पहले मेरी बात सुननी है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स टू यू, उसके बाद फिर आपको दवाई देंगे। मैं उन्हें ये बताता हूँ जी, अगर आपकी कमर में दर्द हुआ है तो देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी कि वो कमर का दर्द 1 महीने में ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। चाहे आप जंगल में रहते हैं, आपने कोई एहतियात नहीं की, कोई दवाई नहीं ली, स्टिल देयर इज अ 70% प्रोबेबिलिटी कि वो सही हो जाएगा। 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 महीने में ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, चाहे आप जंगल में रहते हैं, आपने कोई एहतियात नहीं की, कोई दवाई नहीं ली। सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जिन्हें किसी एक्सरे, MRI या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों सही हो जाता है? इसी उसके अंदर उसका आंसर है, ज्यादातर लोगों में पट्ठों का खिंचाव या फिर आपका वेट ज्यादा होता है, पट्ठों का खिंचाव होता है, या आपका प्रोफेशन इस तरह से है कि आपने हैवी वेट उठाने होते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। और नंबर 2, अगर आपके MRI के ऊपर आपकी छोटी मोटी सी डिस्क निकल भी आए तो आपको उसके लिए हर वक्त ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दूसरी बात पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि अगर हम अपने लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं आपकी डिस्क हिली हुई है। हाँ, अब मैं वो डिस्क हिली हुई का भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर मैं अपने हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगा दूं कि इस अस्पताल में मुफ्त का MRI हो रहा है और 100 लोग MRI करवाने आते हैं, जिनमें से किसी एक को भी कमर में दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, दे जस्ट केम चूंकि मुफ्त का MRI हो रहा था, उनमें से 97% लोगों के MRI में कोई ना कोई मसला निकल आएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, मुझे उनका ऑपरेशन कर देना चाहिए? सर, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई ऐसे नहीं जाता, मुफ्त का तो है लेकिन वहाँ पे जितनी जलालत नहीं है, वहाँ पे भी अब निश्तर में 5,500 रुपए का है, मीनार में 8,500 नहीं, वैसे कह रहा हूँ, स्टिल उसमें प्रॉब्लम निकलता है। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे उनका ऑपरेशन कर देना चाहिए? अगर प्रॉब्लम है तो नहीं, दर्द ही नहीं था, वो तो उन्होंने मुफ्त के चक्कर में करवाया। अच्छा, फिर ऑब्वियसली नहीं होगा, या उन्हें पेन किलर देनी चाहिए? पेन किलर देनी चाहिए। क्यों, दर्द ही नहीं था तो पेन किलर क्यों देनी? अच्छा, दर्द ठीक है, फिर तो पेन किलर मसला नहीं अच्छा, था। वो उसको एवी शौकिया आ गया कि भाई मुफ्त का है तो मैंने करा लेना है। हाँ, मुफ्त का है तो इस वजह से इवन देन 97% चांस है कि MRI में मसला निकलेगा। मसला निकलेगा, उसकी वजह भी बता रहा हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि जो डॉक्टर साहब जिनको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं वो आपके MRI की रिपोर्ट लिखते हैं, उनसे आपकी पेशेंट की मुलाकात नहीं होती, वो सिर्फ आपका MRI का स्कैन देखते हैं और जो उन्हें वहाँ पे वेरिएशन नजर आती है वो आपके MRI को कंपेयर करते हैं एक एब्सोल्युटली परफेक्टली नॉर्मल बंदे के था। जो वेरिएशन नजर आएगी वो उसकी रिपोर्ट में लिख देंगे, ठीक है? ठीक है। अब हम में से कोई भी एब्सोल्युटली नॉर्मल नहीं है। मेरे पास एडवांटेज ये होता है कि मैं पहले पेशेंट को देखता हूँ, आप बताएंगे आपको क्या हुआ, फिर मैं उसका एग्जामिनेशन करूंगा, फिर उसके MRI के ऊपर आऊंगा। इन दिस वे आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि जो चीज उनके MRI पे नजर आ रही है क्या वही दर्द और तकलीफ का बाइस है या वो सिर्फ एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, ठीक है? कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लो बैक पेन बहुत ज्यादा कॉमन है, मोस्टली पट्ठों के खिंचाव की वजह से होता है, जिसमें विटामिन D डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा रोल है, हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, हम लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। वंस यू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल
तो चीजें आपकी बेहतर हो आपको जाएंगी। कहने का मतलब है कि अगर आपको कमर का दर्द है तो 1 महीने से 3 महीने तक आपको इंतजार करना है कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। Yes. फॉर एग्जाम्पल इसी 3 महीने में अगर आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर हम कैसे पता करेंगे कि अब हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें? इसको आप कहते हैं डेंजर साइंस, ठीक है, या रेड फ्लैग्स। अगर आपके पास वो रेड फ्लैग्स हैं तो रेड फ्लैग्स की सूरत में आपको इमीडिएटली डॉक्टर इसमें क्या आएगा कंसल्टेशन red करनी flag चाहिए। रेड फ्लैग्स में ये होता है कि आपकी टांगों की ताकत कम होना शुरू हो जाए, ठीक है। नंबर 2, पेशाब पखाने वाली जगह सुन होना शुरू हो जाए, या पेशाब और पखाने में बंदिश होना शुरू हो जाए। या एक ऐसा दर्द है जो आपकी जितनी भी आपने दर्द की दवाई खा ली है या कोई भी आपने अपने घरेलू टोटके कर लिए वो सही नहीं हो रहा, इंट्रैक्टेबल पेन है। सर अक्सर ऐसा होता है कि जब सो के उठते हैं तो आपके घुटनों में और आपके पाँव में बड़ा दर्द होता है, थोड़ी देर बाद जब आप चलना शुरू करते हैं वो ठीक हो जाता है, ये क्या है? इसको जो मतलब आप पाँव जमीन पे नहीं रख पाते, इतना दर्द होता है, लेकिन इतना दर्द जैसे चलते हो है ना फिर ठीक हो जाता है। इसको आप कहते हैं प्लांटर fasciitis, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपने अपने पाँव को अंदर वाली साइड से देखें तो वो बिल्कुल आपको फ्लैट नहीं नजर आएगा, इस तरह से आर्च बनी हुई होगी, ठीक है। उस आर्च को मेंटेन करने की जो नीचे से चीज होती है उसको प्लांटर fascia कहते हैं। कभी कभार वो बिल्कुल हड्डी के ऊपर जहाँ से लगी होती है वहां पे हो जाती है सोजिश, उस सोजिश की वजह से आपको दर्द होता है। इस बीमारी का डायग्नोसिस सिर्फ इसी सवाल में रखा हुआ जो मैं अभी पूछने लगा हूँ। वो होता है कि आप सारी रात सोए, जब सुबह उठे पहले 2-4 कदम लिए, उनमें आपको बहुत ज्यादा शदीद दर्द होगा, फिर आपने चलना फिरना शुरू कर दिया तो निस्बतन बेहतर हो जाएगा। फिर आप चलते फिरते रहे, ऑल इज वेल, आप आके बैठे, 1 घंटा बैठे, दोबारा खड़े होंगे, फिर पहले 4-5 कदमों में दर्द होगा। दिस इज कॉल्ड एज प्लांटर fasciitis। ये भी सेल्फ लिमिटिंग है, 6 महीने से लेकर 18 महीने के दरमियान में खुद ब खुद सही हो जाता है। आपने सिंपली पुट नरम जूते इस्तेमाल करने होते हैं। अब या तो आप वो मेडिकेटेड मतलब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, नहीं है, खवातीन में ज्यादा होता है। खवातीन में क्योंकि वो अनकंफर्टेबल शूज पहनती हैं, फैंसी शूज पहनती हैं, उनमें ज्यादा होता है, हील्स पहनती हैं, उनमें ज्यादा होता है। तो उनको यही, हाँ, वो वाली चीजें आपको नहीं, अनकंफर्टेबल शूज, मुझे उसी से देख के याद आया था, अनकंफर्टेबल शूज नहीं पहनने चाहिए, 1। नंबर 2, आपको मेडिकेटेड या कंफर्टेबल शूज पहन सकते हैं, लेकिन मेडिकेटेड शूज अगर मैं आपको कहूँ आपने परचेज करने हैं स्केचर के जूते 40,000 रुपए के, आप कितने पेयर्स परचेज करेंगे? 40,000 की सर, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं करेंगे ना, तो उसका आसान तरीका ये है, आपको एक पतावा मिल जाता है जिसको आप जेल पैड कहते हैं। जैसे आप अपने जूते के अंदर डालो तो कंफर्टेबल हो जाता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है। जेल पैड, सिलिकॉन इंसोल उससे कहते हैं। इट इज वेरी इजीली एंड वाइडली अवेलेबल, आपको किसी भी अच्छी जूती वाली दुकान से और किसी भी अच्छी फार्मेसी से मिल जाएगा। ठीक है सर, ऑस्टियोमालाइशिया और ऑस्टियोमालाइटिस ये क्या है? ऑस्टियो 3 टर्म्स को आप देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोमालाइटिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस है पोस्ट मेनोपॉजल, वो वाली खवातीन जिनमें माहवारी बंद हो जाती है 45 से 48 साल की उम्र के बाद, उनकी हड्डियों का जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से उनकी हड्डियां कच्ची भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, उसको आप कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया भी हड्डियों का भुरभुरापन ही है, लेकिन उसके लिए खातून होना जरूरी नहीं है, उसके लिए 50 साल से ज्यादा होना जरूरी नहीं है। हड्डियों का भुरभुरापन है लेकिन उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, जिस तरह से लेट्स से कि किसी के गुर्दे इफेक्टेड हैं, उनमें हड्डियों को भुरभुरापन को आप ऑस्टियोमलेशिया का कॉज बनाएंगे। किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, किसी में रिकेट्स है, किसी में हाइपोफॉस्फेटेमिया है, उसकी वजह से हड्डियों को भुरभुरा होने को ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। खवातीन जिनमें 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, उनमें हड्डियां भुरभुरी हैं, तो उसको आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तीसरी टर्म है ऑस्टियोमालाइटिस, सिंपली पुट हड्डी का इन्फेक्शन है, ठीक है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ठीक है सर, बीएमडी स्कैन क्या है, इसकी वजाहत करें। बीएमडी स्कैन होता है आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार को मेजर करने का तरीका, ठीक है। अब बीएमडी स्कैन यहाँ पे बहुत कॉमनली जो मेजर किया जाता है, आपने कैंप्स के अंदर देखा होगा कि आप जाते हैं, एक छोटी सी मशीन पड़ी होती है, उसमें आप अपना हील रखते हैं और वो आपको उसकी बता देता है कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। वो Z स्कोर से एक बताता है, लेकिन उसका वो दैट इज नॉट एन एक्यूरेट वे टू डू इट। बीएमडी स्कैन को आप बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं, वो एक्यूरेटली मेजर होती है आपकी डेक्सा स्कैन से। ये इसी तरह की मशीन होती है जिस तरह से आपकी एमआरआई की मशीन होती है, उसमें आप जाते हैं, वो आपके जिस्म में बोन मिनरल डेंसिटी को मेजर करती है और आपको बताती है कि आपका फ्रैक्चर का रिस्क
कितना है। लेट्स से कि एक बंदे का नॉर्मल स्कोर होता है 0 to 2.5 के दरमियान में, उसका फ्रैक्चर का रिस्क नॉर्मल है जिस तरह से लोगों का होगा। 0 से -1 के दरमियान में होगा तो उसका डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाएगा। -1 से -2.5 के दरमियान में होगा, इसको आप ऑस्टियोपेनिया कहते हैं कि फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ गया है। -2.5 से मजीद कम हो, मीनिंग -2.7 -2.8 हो, तो आपका रिस्क इंतहा दर्जे का ज्यादा बढ़ा हुआ है और आपको अपनी हड्डियों की ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। नहीं तो किसी भी लम्हे चलते हुए आपकी, जितना आम लोगों में आपने खवातीन में देखा होगा, बूढ़ी खातून है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी, थोड़ा सा वॉशरूम में खड़े खड़े स्लिप हुई, हड्डी टूट गई। वो क्यों टूटती है? वो इस वजह से टूटती है क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, भुरभुरी सी होती हैं, इस वजह से टूट जाती है। तो उसके लिए हमें क्या विटामिन क्या लेने चाहिए? हड्डियों को तो विटामिन डी की जरूरत है, कहते हैं सूरज के सामने बैठ जाए उससे तो बंदा काला हो जाता है। उसमें अच्छा ये वाली भी वो है, विटामिन डी लेने के लिए जो सूरज की रोशनी से बनता है वो होती है आपकी सुबह के टाइम पे। लेट्स से कि अगर आपका सूरज 5 बजे निकल रहा है तो 6 से पौने 7 के दरमियान वाली जो लाइट होगी वो आपके लिए विटामिन डी के लिए सूटेबल होगी। ये नहीं कि आप दोपहर के 12 बजे वहां पे धूप में जाके बैठ जाए। दूसरी रीजन ये है कि किसी भी वजह से हमारी स्किन में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनमें अगर आप खवातीन में देखें तो मोर देन 90% ऑफ women आर विटामिन डी डेफिशिएंट, और जो मर्द हजरात हैं उनमें मोर देन 80% आर डेफिशिएंट। सही है। इस वजह से आपको तो ये जो सप्लीमेंट्स लेते हैं ये यस सप्लीमेंट लेना पड़ता है। किसी वजह से विटामिन डी हमारे जिस्म में जज्ब नहीं हो रहा। ओके ठीक है सर। आजकल बच्चों में फ्लैट फीट का मसला आ रहा है, अमूमन 8 से 16 साल की उम्र के बच्चों में, तो ये कौन सी बीमारी है, इसकी क्या इलाज है? अच्छा ये बीमारी नहीं है। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं फ्लैट फीट के साथ, मैं उन्हें 2 मिसालें देता हूँ। नंबर 1, मेरी और आपकी शक्ल एक जैसी मिलती है? नहीं। डज दैट मीन कि आप एबनॉर्मल है मैं नॉर्मल हूँ? नहीं। या डज दैट मीन कि मैं एबनॉर्मल हूँ आप नॉर्मल है? ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकल वेरिएंट। सही है, एक नॉर्मल की वेरिएशन है, बीमारी नहीं है। सही है। नंबर 2, शोएब अख्तर अगर फ्लैट फुट के साथ 160 mph पे बॉलिंग कर सकता है तो आप अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते हैं। सही है। तो इस वजह से फ्लैट फुट बीमारी नहीं है, बच्चों में फिजियोलॉजिकल होती है, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, इसको हम डील करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और ऑस्टियोसार्कोमा, एक जैसे नाम है सबके साथ ऑस्टियो आ रहा है। ऑस्टियोसार्कोमा ये क्या है? अच्छा ये सारे नामों के साथ ऑस्टियो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऑर्थोपेडिक के साथ ऑस्टियो, बोन को ग्रीक में ऑस्टियो कहते हैं, तो इस वजह से जितनी बीमारी होंगी उसके साथ ऑस्टियो लगता होता है। अच्छा ऑस्टियोसार्कोमा हड्डियों के कैंसर को कहते हैं। It's a very bad disease और इसको ट्रीट ऐसा हुआ कि हड्डियों का कैंसर किसी को हुआ और वो बच गया हो? कहते हैं नहीं बचता है, मतलब इलाज बहुत टफ। नहीं, हड्डियों के कैंसर से लोग बच जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप आज से 50 साल 60 साल पहले चले जाएं तो हड्डियों के कैंसर की ट्रीटमेंट ये थी, फॉर एग्जांपल आपकी घुटने से नीचे वाली हड्डी को कैंसर हो गया, बहुत आसान काम है, एम्पुटेशन कर दें, टांग को काट दें। अच्छा, ना सर होगा ना दर्द होगा। ठीक है, तो आप टांग को काट दें। अब क्वेश्चन ये है कि हड्डियों अब भी ऐसा होता? अब भी ऐसा होता है, लेकिन देयर आर अदर वेज टू डील विद इट। अब उसमें ये होता है कि जो हिस्सा आपका डिजीज है उसने तो जाना ही जाना है। अब आप पहले उसे कीमोथेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी के बाद रीस्टेज करते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने फॉर एग्जांपल बोन का इतना हिस्सा निकाल दिया है, अब इतना गैप आपने किसी अंदाज से तो फिल करना है, आपको मेटालिक जॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, उस मेटालिक जॉइंट को आप कहते हैं मेगा प्रोस्थेसिस। उस मेगा प्रोस्थेसिस के साथ आप सारी जिंदगी नॉर्मल अंदाज से जी सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स की भी रिप्लेस किया, जिस तरह आप ये मेरी पूरी थाई बोन देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी हड्डी रिप्लेस कर दिया। वी टुक इट एंटायरली आउट, लेकिन वो कैंसर का पेशेंट नहीं था, उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई थी, कुछ 7-8। तो कैंसर के लिए भी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो फिर तो मसला ही नहीं, कोई नहीं है। पूरी की पूरी यहाँ से लेके आप देखें यहाँ तक, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि खाली जो इम्प्लांट था सिर्फ 27 लाख रुपए का था। मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, इस वजह से लोग नहीं आते। 27 का सिर्फ इम्प्लांट था, बाकी कॉस्ट अलग है, तो इसलिए ज्यादातर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। वो कहते हैं कि टांग काट दे, that is the easy way to go about it. खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा है, ये क्या है?
ऑस्टियोपोरोसिस जिस तरह से मैंने कहा जी, पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में, उन खवातीन में जिनमें आपकी माहवारी का जो अमल है वो बंद हो जाता है, अच्छा। वो 45 से 48 साल की उम्र के बाद, उसके बाद उन्हें मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज का मतलब ये है जो आपकी ओवरीज हार्मोन्स सिक्रीट कर रही हैं वो उस अंदाज से सिक्रीट नहीं कर रही जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, तो अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी हड्डियां कमजोरी भुरभुरी होना शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। फाइब्रोमाइल्जिया ये क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया अगर मैं मेडिकल टर्म में बताऊं तो इट्स सिंपली पुट इस तरह से है कि स्ट्रेस की वजह से आपके पट्टों के खिंचाव को फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, ठीक है। या इसको आप कहते हैं जी नॉन ऑर्गेनिक कॉज ऑफ सोमेटिक डिजीजेस। इसका मैं आपको मिसाल से बताऊंगा तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो आके कहता है, ये मैं डे टू डे सारे पेशेंट्स को मिसालें देता हूँ इस वजह से वो फ्लो में समझ जाए जरा, अगली दफा ना आए। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है जी मेरी कलाई में दर्द है, मेरी कलाई सूजी हुई है। मैंने उसको देखा, मुझे उसकी कलाई बिल्कुल नॉर्मल लगती है। मैंने उसका एक्सरे कराया, MRI कराया, ब्लड टेस्ट कराया, हर चीज़ नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को अभी भी प्रॉब्लम है। तो वो क्या हो सकता है? सेटिस्फेक्शन नहीं है। नहीं, सेटिस्फेक्शन के अलावा उसमें ये होता है कि कभी कभार जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है, या डिप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको रोने धोने के ऊपर मजबूर करे या आपका मूड ख़राब हो। कभी कभार वो जिस्म के दर्दों की सूरत में नुमायाँ होता है। और मीनिंग फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आता है, वो कहता है जी मेरी कमर में भी दर्द है, मैंने MRI कराया था, मेरी L5S1 की डिस्क निकल आई थी, लेकिन साथ में मेरे कंधों में भी दर्द है, मुझे घबराहट भी होती, मुझे रात को नींद भी नहीं आती, सुबह उठता हूँ तो फ्रेश भी नहीं उठता, सारे जिस्म में थकावट का एहसास भी रहता है, कभी इधर दर्द है कभी उधर दर्द है। तो मैं उसे ये कहता हूँ ठीक है, आपकी कमर की MRI की डिस्क तो निकल आई है, L5S1 की ये कमर के निचले हिस्से की निकली है, उसकी वजह से आपके कंधों में खिंचाव कैसे हो सकता है, उसकी वजह से आपको घबराहट कैसे हो सकती है, उसकी वजह से आपको नींद क्यों नहीं आएगी, डज नॉट एक्सप्लेन। सही है, इसको आप कहते हैं जी इधर उधर हर जगह के मसले हैं जो डॉट्स लॉजिकली कनेक्ट नहीं किए जा सकते, तो उसकी रीजन अमूमन तौर पे ये होती है। कैसे डील करते हैं फिर ऐसे पेशेंट्स के साथ? आपको तो लगता है कि आप समझा तो देते होंगे, बट काफी ज्यादा टफ नहीं लगता कि पेशेंट को सेटिस्फाई करना भी तो मुश्किल है? पेशेंट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो आपकी मेडिसिन इन्वॉल्व होती है, समझेगा नहीं, अगली दफा डॉक्टर चेंज कर लेगा। डॉक्टर चेंज करेगा ना, उसका आसान उसका हल नहीं होता। उनको मैं इस वजह से ना, अगर आप समझाए बगैर सिर्फ दवाई दे के भेज देंगे तो 110% वो डॉक्टर चेंज करेगा। अगर आप समझा के भेजेंगे कि भाईजान आपकी प्रॉब्लम ये है, तो फिर वो डॉक्टर नहीं बदलेगा। अगर वो कहेगी कि तो डॉक्टर ही नहीं है, मैं तो वैसे डॉक्टर बदलता हूं, वो फिर उसकी मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करते हैं। 1 नंबर 2 दूसरी चीज ये होती है कि आप उनको एनकरेज करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। अच्छा, अब लोग ये समझते हैं कि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है वॉक, हालांकि इसकी एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जब आप वॉक करते हैं तो आपके जिस्म से एक हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन। जब आपका एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म के सारे पट्टों को रिलैक्स करता है। सही है, तो आप वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से आपके पास मरीज हैं जो ज्यादा आते हैं? मेरे पास आते हैं दर्द के मरीज। कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटने में दर्द है, हिप में दर्द है, हील में दर्द है, शोल्डर फ्रोजन और ये चीजें, ये सारे। अब वो जाहिर बात है शोल्डर तो आप समझा के भेज देते हैं। हाँ, शोल्डर, क्योंकि मैं उन्हें साथ में ये बताता हूँ, देखें आपने ना, पेन किलर किसी चीज का इलाज नहीं है। पेन किलर इज जस्ट गोइंग टू टेक अवे द पेन टेम्परेरीली, मीनिंग आपने अभी दर्द की दवाई खाई, घंटे बाद आपको आराम आ जाएगा, जैसे उसका दर्द असर खत्म होगा आपको दोबारा दर्द शुरू हो जाएगा। तो दर्द की दवाई किसी चीज का इलाज नहीं है, आप उसके रूट कॉज को ट्रीट करें, देखें। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सारे आते हैं दर्द के मरीज, ठीक है। उसके अंदर जितना मैं आपको फ्रोजन शोल्डर की एग्जांपल दे रहा हूँ, अब फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर बेसिकली ये होता है कि आपको दर्द तो है ही है, लेकिन कंधे की मूवमेंट भी कम हो गई है, ठीक है, फ्रीज हो गया। अब उसके 3 किस्म के इलाज होते हैं। नंबर 1 होता है कि आप पेन किलर ले लें। पेन किलर इज गोइंग टू जस्ट टेक अवे द पेन, दर्द का आराम आएगा लेकिन कंधे की हरकत वापस नहीं आएगी। दर्द की दवाई आपको इस वजह से जैसे असर खत्म होगा दर्द फिर शुरू हो जाएगा। दर्द की दवाई इस वजह से दी जा रही है ताकि आप वर्जिश करने के काबिल हो सकें। जब आप फिजियोथेरेपी करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उससे आपकी कंधे की हरकत वापस आएगी। लेट्स से कि आप नेक्स्ट टाइम फिर आ जाते हैं,
फिर आपके पास ऑप्शन होती है जी आप कंधे में इंजेक्शन लगवा लें। जो इंजेक्शन होता है वो आपके दर्द को खत्म करने के लिए होता है ताकि आप वर्जिश करने के काबिल हो सकें। वर्जिश करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सेटल डाउन होगा, नहीं करेंगे तो इंजेक्शन इटसेल्फ आपकी कंधे की हरकत को वापस नहीं लाएगा। तीसरा होता है आप सर्जरी की तरफ चले जाएं। लेकिन तीनों चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है फिजियोथेरेपी। तो आप देखें फिजियोथेरेपी का ऑर्थोपेडिक्स के साथ मीनिंग सुबह दोपहर शाम ये सारे इकट्ठे ही होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी ट्रीटमेंट तब तक पूरी नहीं होती जब तक आपका फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आखिर में आप अपने मरीजों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मशवरा ये है कि ट्राई एंड लिव एन हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, ऑर्थोपेडिक के जितने भी मसले हैं वो सारे के सारे इन एक्टिविटी से अराइज करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, वजन को कम रखें, चलें फिरें, अपने लिए आधा घंटा दिन में घंटा एक निकालें, वॉक करें। 90% मसले आपके सिर्फ और सिर्फ ये वॉक करने से सही हो जाएंगे और वजन को कंट्रोल करने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, वॉक करना है आपको, जिम जाना है और अपने आप को सेहतमंद रखना है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, सलाह के बाद।